देखो नया चैप्टर शुरू करेंगे। 6th चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। काम आएगा बाद में, उसके कुछ फॉर्मूले काम आएंगे। मोस्टली सॉलिड के बारे में है, एक आधा फॉर्मूला फ्लूइड के बारे में, लिक्विड और गैसेस के बारे में भी आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, चैप्टर के कुछ फॉर्मूले आगे भी काम आएंगे अपने। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी मोस्टली सॉलिड्स के बारे में ही है। तो उससे पहले कुछ डेफिनेशंस बताता हूँ, वो याद। डिफॉर्मेशन और एक ये ले लेंगे डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ये डेफिनेशंस देखो, ये काम आएंगे अपने। नाउ व्हाट इज डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं। जैसे रोटी बनाते समय आटा लिए, उसको स्फीयर बनाते पहले, तो उसको फ्लैट करते हैं। स्फीयर से फिर उसको क्या बना दिए? डिस्क। क्या लगाया? फोर्स लगाया, तो उसका शेप चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। स्प्रिंग है हाथ में, स्प्रिंग को खींचो तो उसकी लेंथ चेंज हो गई, छोड़ दो वापस अपने इसमें आ जाएगा। डिफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? डिफॉर्मेशन। बलून लिया, बलून को दोनों तरफ से प्रेस किया, क्या शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो डिफॉर्मेशन। क्या हो रहा? डिफॉर्मेशन। तो फोर्स लगा के शेप और साइज अगर चेंज कर रहे होंगे तो दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। तो देखो आटा लिया, पहले अपन उसको रोटी बनाने के पहले स्फीयर बनाना, फिर उसको फ्लैट करते हैं, तो फ्लैट किया तो स्फीयर से क्या बना लिया? डिस्क। डिफॉर्मेशन। स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, उसकी लेंथ चेंज हो गई, क्या हुआ? डिफॉर्मेशन। बलून को दोनों तरफ से प्रेस किया, क्या हुआ? शेप चेंज हुआ, मतलब क्या हुआ? डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन ऐसे लिखना, द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डेफिनेशन में ये इंक्लूड कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन बाद में बताता। व्हाट इज डिफॉर्मेशन? द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस। क्या लगाया है? एक्सटर्नल। आटे को प्रेस किया, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। बलून को प्रेस किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। और उन फोर्सेस को नाम दिया है डिफॉर्मिंग फोर्सेस, जो बॉडी को डिफॉर्म कर रहे हैं। सुबह उठते ब्रश करते हुए शायद टूथपेस्ट को स्क्वीज किया, तो पहले सिलेंड्रिकल था, जहां से प्रेस किया वहां से दब गया, क्या चेंज हो गया? शेप चेंज हो गया। ठीक है ना, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? डिफॉर्मेशन। तो फोर्स लगाना पड़ा। डिफॉर्मेशन करने के लिए जो फोर्स है उनको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ठीक है, डेफिनेशन सुनो। डिफॉर्मेशन, the change in shape and size of the body due to application of external deforming forces. Due to application of external deforming forces is called deformation. ठीक है, the change in shape and size of the body due to application of external deforming forces is called deformation. ठीक है, ये नोट डाउन करो पहले डेफिनेशन। तो ये नोट डाउन करना, फिर से देखना। द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। शेप चेंज हो रहा है या साइज चेंज हो रहा है? स्प्रिंग में साइज चेंज हुई है, लेंथ। आटे में शेप चेंज हुआ है। ठीक है, बलून में शेप चेंज हुआ है। ठीक है, साइज भी चेंज हुआ है, पर साइज में लेंथ, जैसे स्प्रिंग का बताया। द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस। एक्सटर्नल लगा रहे कौन से फोर्सेस? डिफॉर्मिंग फोर्सेस। तो उन फोर्सेस को जो शेप एंड साइज चेंज करते हैं उनको डिफॉर्मिंग फोर्सेस बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन बताता, पहले ये नोट डाउन कर लेना। द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। नाउ व्हाट आर डिफॉर्मिंग फोर्सेस? These are the external forces. ये कौन से फोर्सेस है? एक्सटर्नल फोर्सेस that produce change in shape and size of the body. ठीक है, तो ये डेफिनेशन ये भी नोट डाउन करना। What are deforming forces? These are the external forces that produce change in shape and size of the body. That produce change in shape and size of the body. ठीक है, और ये याद रखना, these are balanced forces.
ये बैलेंस्ड फोर्सेस है, तुम लोगों को हुआ है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है समझना, जैसे आटे को प्रेस किए, इधर से भी फोर्स लगा, इधर से भी, दो फोर्स लगा रहे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, दो फोर्स लगा रहे, ये स्प्रिंग, एक फोर्स इधर लगाएंगे और एक फोर्स इधर लगाएंगे, दो फोर्स लगा रहे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, शेप चेंज होगा, बैलेंस फोर्सेस। प्रेस किया बलून को, बैलेंस फोर्सेस, दोनों तरफ से लगाया, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स मतलब थ्रो किया, एक ही फोर्स लगाया, अनबैलेंस फोर्स है। तो अनबैलेंस फोर्स में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना है तो कौन से फोर्सेस लगेंगे, बैलेंस फोर्सेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना है तो बैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। टूथपेस्ट को स्क्वीज कर रहे, एक इधर से एक इधर से प्रेस कर रहे, ठीक है, प्रेस कर रहे हैं तो एक फोर्स अपवर्ड, एक फोर्स डाउनवर्ड, प्रेस किए, बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स, बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन, याद रखना। अनबैलेंस फोर्स अभी अपने को नहीं है, अनबैलेंस फोर्स बॉडी में क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सीलरेशन। तो ये अपना समझो लीनियर मोशन में हुआ है, काइनेमेटिक इक्वेशन जान लिए थे, एक्सेलरेटेड मोशन है तो वहां कौन सा फोर्स रहेगा, अनबैलेंस फोर्स। शेप और साइज चेंज हो रहा तो बॉडी कहीं नहीं जा रही, आटे को प्रेस किया, डफ को प्रेस किया, कहीं नहीं गया, वहीं के वहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं है। बैलेंस फोर्स से क्या प्रोड्यूस होता, डिफॉर्मेशन। और किसी ने पूछा अनबैलेंस फोर्स से एक्सेलरेशन। तो बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स याद रखना, ये हुआ है लोगों पहले, तो ये दोनों चीजें याद रखो अभी। तो एक बार वापस डेफिनेशन बता देता, ध्यान देना। Deformation, the change in shape and size of the body due to application of external deforming forces is called deformation. The change in shape and size of the body due to application of external deforming forces is called deformation. What are deforming forces? Deforming forces are balance forces. These are the external forces that produce change in shape and size of the body. These are the external forces that produce change in shape and size of the body. ये दोनों डेफिनेशन नोट करो और याद रखना ये बैलेंस फोर्सेस है, तो ये दोनों डेफिनेशन पे काम आएंगे। अब अगर कहीं डिफॉर्मेशन बोला या डिफॉर्मिंग फोर्सेस बोला तो समझ में आना चाहिए क्या है। These are deforming forces equal in magnitude, opposite in direction. So balance force produce deformation, balance force produce deformation, and unbalanced force produce acceleration. तो ये डेफिनेशन नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो आगे चल रहे हैं, ये है प्लास्टिक बॉडी और ये है इलास्टिक बॉडी, दोनों के बीच में का फर्क देखना है। प्लास्टिक बॉडी मतलब क्या, तुम लोग सोचो उसका आंसर। ये मत सोचना कि जो बॉडी प्लास्टिक से बनी हुई है वो प्लास्टिक बॉडी, ठीक है, वो नहीं है अभी। नहीं तो जो बॉडी प्लास्टिक से बनी है बॉडी मेड ऑफ प्लास्टिक, ऐसा नहीं है, ठीक है। सोचो दोनों का फर्क, सोचो क्या है, ठीक है, सोचे तो देखो मैच हो गया। प्लास्टिक बॉडी एंड इलास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी ऐसे बॉडीज है जिन पे डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगा देंगे आप, पर डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाने के बाद जब डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटाएंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएंगे। दे डू नॉट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक है। एग्जांपल डफ, भिगोया हुआ आटा, पहले स्फीयर है ना, अपन ने आटा तोड़ा, देखना घर पे बनाते हैं, आटा तोड़ लिए, उसको फिर ऐसा गोल 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 स्फीयर बनाते, एग्जैक्ट नहीं बनता पर फिर भी स्फीयर बनाते, फिर उसको फ्लैट करते हैं। तो मैंने यहां से और यहां से फोर्स लगाया तो शेप चेंज हो गया, उसका क्या बन गया अभी, डिस्क, ठीक है। यहां से और यहां से फोर्स लगा के इसको दबाया तो ये क्या बन गया, डिस्क बन गया। फिर उसको फोर्स लगा के बेलते और बड़ी डिस्क बना लेते, चपाती बना लेते। तो ये प्लास्टिक बॉडी है, आप उसको जिस शेप में रखेंगे वो उसी शेप में रह जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। नहीं तो ऐसा होता है कि अपन ने फ्लैट किया, हाथ रखा है और वो वापस से स्फीयर बन गया। नहीं तो पता चला रोड के खाने पड़ते रोज पका पका के,
कि गोल स्फीयर बने, अब स्फीयर ही नहीं, अब उसको कुछ नहीं कर सकते। ऐसा होता क्या? नहीं, आप फोर्स लगाएंगे, जिस शेप में रखेंगे उस शेप में वो आ जाएंगे। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लास्टिक बॉडीज। द बॉडीज, ध्यान से सुनना डेफिनेशन, द बॉडीज दैट डू नॉट रीगेन, they do not regain their original shape and size after the removal of deforming forces. deforming forces पता है ना, जिन फोर्सेस ने उसको डिफॉर्म किया, मैंने उसको फोर्स लगा के चपटा कर दिया, अब मैंने ये फोर्स हटा लिया, तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगा। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। द एग्जांपल है मड, मिट्टी के बर्तन बनाते, पॉटर देखा होगा ना, पहले तो ऐसे ही मिट्टी का एक लंप लेके उस पे डाल देते हैं, फिर उसको शेप देना मटकी का या जो भी उसको शेप देना है, जो शेप देगा वो उसी शेप में रह जाएगा। इट डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो मड, डव, क्ले बोलो, चाइना क्ले से पॉट्स वगैरह बनते या क्रॉकरी बनती है अपने घर की, जो शेप में डालेंगे वो शेप में रह जाएंगे। या पुट्टी बोल सकते हो, दीवार में क्रैक आया तो देखा होगा ना, व्हाइट सीमेंट जैसी व्हाइट पुट्टी आती है, बिरला व्हाइट पुट्टी ऐड में देखे होंगे, तो उसको आप पहले मिक्स कर लो पानी में, फिर क्रैक का जैसा शेप है उसमें भर दो, वो उसी का शेप ले लेगी और वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएंगी, एंड इट कैन फिल द क्रैक। ठीक है, तो देखो, तो प्लास्टिक बॉडी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द बॉडी दैट डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। आपने डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटा लिए पर वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएंगे। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लास्टिक बॉडीज। एग्जांपल मड, डव आटा, क्ले पुट्टी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्ट कोई भी चीज नहीं। अब बोलेंगे परफेक्ट स्टूडेंट है क्या? चार्ट तो देखा होगा ना, पर परफेक्ट स्टूडेंट का 6 बजे उठ रहा, प्रार्थना कर रहा, फिर थोड़ी देर पढ़ाई कर रहा, फिर नहाए धोए, फिर स्कूल गए, फिर आके आधा घंटा खाली टीवी देखेगा, फिर थोड़ा खेलेगा, फिर पढ़ने बैठेगा और 9 बजे सो जाएगा। आइडियल स्टूडेंट हुआ, पर मिलेगा क्या आइडियल स्टूडेंट? नहीं मिलेगा। तो वैसे आइडियल परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी नहीं मिलने वाली, बट पुट्टी, याद रखना फिल इन द ब्लैंक के लिए, पुट्टी कैन बी कंसीडर्ड एज परफेक्टली प्लास्टिक। उसको परफेक्टली प्लास्टिक कंसीडर कर सकते हैं, पर वो परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है। परफेक्ट चीज कोई भी नहीं है, याद रखना। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट, बट पुट्टी इज वेरी क्लोज टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, 99% वाला स्टूडेंट है परफेक्ट के क्लोज है। ठीक है, तो याद रखना है। फिर से एक बार डेफिनेशन बताता, ध्यान से सुनना और एग्जांपल याद रखो। प्लास्टिक बॉडी, द बॉडी दैट डू नॉट रीगेन its original shape and size. The body that do not regain its original shape and size after the removal of deforming forces are called plastic body. जिनको आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे उसका शेप और साइज चेंज हो गया, बट आप जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएंगे। Such bodies are called plastic bodies. आप उसको फिर जो चाहे वो शेप दे सकते, मड, डव, क्ले, पुट्टी सबसे बेस्ट प्लास्टिक बॉडी है। इट इज क्लोज टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, बट परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखना है। तो फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, पुट्टी इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, उसकी क्लोज है। तो सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी किसमें? पुट्टी में। तो ये नोट डाउन करो, फिर आगे चलो। तो देखो, ये नोट डाउन करना डेफिनेशन। The body that do not regain its original shape and size after the removal of external deforming forces. आपने external deforming force लगाए, shape and size change हो गया, but अब deforming forces हटा लिए, तो वो body वापस अपने original shape और size में नहीं आएंगे। आप उनको कोई भी shape दे सकते, मड बर्तन बनाते, मूर्ति बनाते क्ले से, तो जिस शेप में रखेंगे वो शेप में रह जाएंगे। डफ आटा, तुम्हारी अगर गोल नहीं बन रही होगी रोटी तो जो शेप है वही रह जाएगा, कोई थोड़ी बोलेगा यार मैं गोल ही बनूंगा, नहीं, जो शेप देंगे वो शेप में रह जाएगा। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लास्टिक बॉडीज एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। याद रखना, प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। एग्जांपल याद रखो, मड, डव, क्ले एंड पुट्टी। पुट्टी जो दीवार में भरते हो,
क्रैक्स में, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज परफेक्टली प्लास्टिक। बट याद रखना परफेक्टली प्लास्टिक के क्लोज है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब आटे को प्रेस करेंगे और हाफ हटाएंगे तो देख लो थोड़ा सा अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता, थोड़ा सा फूलेगा वो, बट पूरी तरह अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएंगे। तो ये याद रखो, ये डेफिनेशन याद रखो, द बॉडी दैट डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, याद रखना, do not regain its original shape and size after the removal of deforming forces. Such bodies are called plastic bodies and the property is called plasticity. Examples बता दिए हैं, याद रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं इलास्टिक बॉडी। तो ये लिया अपन ने स्प्रिंग और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करो, यानी ये स्ट्रेच कर दिया, फोर्स लगा, ये स्ट्रेच कर दिया, बड़ा हो गया स्प्रिंग। अब उसको छोड़ दो, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। सच बॉडीज आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडीज। इसकी जैसी डेफिनेशन है, माइन्यूट चेंजेस ध्यान रखना, ये शेप रिगेन नहीं करते, ये शेप अपना रिगेन कर लेंगे। द बॉडी दैट रीगेन, वो रिगेन कर लेंगे वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ये मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसको यहां तक स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप ये डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटाएंगे, बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगी। सच बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट, बट कौन सी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक है वो बताऊंगा, करीब है उसके, ठीक है। टेनिस बॉल, आटे जैसा स्फीयर ही बना है, वैसे टेनिस बॉल को आप प्रेस किए होंगे बहुत बार, ऐसे प्रेस करो तो ओवल शेप में आ जाता है, फोर्स हटा लो वापस स्फेरिकल शेप में आ जाता है। इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। स्प्रिंग स्ट्रेच करो, छोड़ दो, वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेटल वायर्स, याद रखना, मेटल वायर पे जब फोर्स लगता है तो वो स्ट्रेच होते हैं, पर जैसे ही आप उनको छोड़ेंगे वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएंगे, जैसे रबर बैंड, ठीक है। रबर बैंड को थोड़ा स्ट्रेच करो और छोड़ दो, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। बट याद रखना, सबसे बेकार इलास्टिक बॉडी कोई है तो रबर बैंड है। ऐसा क्यों, वो बाद में समझाऊंगा। तो रबर बैंड आसानी से स्ट्रेच हो जाता है, स्टील वायर आसानी से स्ट्रेच नहीं होती। तो अपने को रबर बैंड का पता है कि उसको खींचो, छोड़ दो, वापस अपने ओरिजिनल शेप में आएगा, ठीक है। कभी समझो किसी पैकेट को रबर बैंड लगाना है तो अपन ने रबर बैंड खींच के लगा दिया उसको। कभी स्टील वायर खींच के लगाया क्या? नहीं, क्योंकि उसमें फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, तो अपन कोशिश ही नहीं करते, दिमाग बोलता है इतना फोर्स कहां से लगाएंगे। अगर मेरे पास इतना फोर्स होता तो मैं स्टील वायर को भी वैसे ही फोल्ड करके रबर बैंड पे लगा सकता, क्योंकि वो भी इलास्टिक बॉडी है एंड इट इज मोर इलास्टिक देन रबर। याद रखना, स्टील वायर इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि जिस बॉडी को ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ेगा डिफॉर्म करने के लिए, वो ज्यादा इलास्टिक है, और जिसको डिफॉर्म करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे रबर डिफॉर्म करना है कम फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इट इज लेस इलास्टिक। समझ में आया? तो इसका इक्वेशन के साथ भी रिलेशन बाद में समझाऊंगा, पर एक बार याद रखना, रबर सबसे बेकार इलास्टिक बॉडी, ठीक है। तो फिर से सुनना, एग्जांपल, स्प्रिंग, टेनिस बॉल, मेटल वायर्स, क्वार्ट्ज फाइबर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है तो उसकी फाइबर, क्वार्ट्ज फाइबर कैन बी कंसीडर्ड एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्वार्ट्ज फाइबर कैन बी क्वार्ट्ज फाइबर कैन बी कंसीडर्ड एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जैसे यहाँ पुट्टी था वैसे यहाँ क्वार्ट्ज फाइबर क्लोज है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, कैन बी कंसीडर्ड, ठीक है ना। फिर से सुनना, ये वापस से बता, the body that regain वापस regain करेगा its original shape and size after the removal of deforming forces is called elastic body। यानी आप लोग डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटा देंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। that body is called elastic body and the property is called elasticity and एग्जाम्पल याद रखो, स्प्रिंग, टेनिस बॉल, मेटल वायर्स,
क्वार्ट्ज फाइबर कैन बी कंसीडर्ड एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। रबर चाहे तो लिख सकते, पर सबसे बेकार है ध्यान रखना, तो फिल इन द ब्लैंक में कहीं आया तो रबर मत लिखना, क्योंकि आराम से स्ट्रेच हो जाता है, इसलिए वो लेस इलास्टिक है। जिसको डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वो मोर इलास्टिक है। तो पूरे चैप्टर में ये नहीं है, सिर्फ ये है इलास्टिक बॉडी के बारे में, तो ये ध्यान रखो। दोनों का कंपैरिजन भी हो गया, इधर और इधर, ठीक है। पहले डेफिनेशन, फिर प्रॉपर्टी को बोलते प्लास्टिसिटी, इसकी प्रॉपर्टी को बोलते इलास्टिसिटी, फिर थर्ड पॉइंट में एग्जांपल डिस्टिंग्विश बिटवीन आया तो आप लोग लिख सकते हैं। फिर से डेफिनेशन और वो बता देता एक बार, पहले इसकी बताता इलास्टिक बॉडी की, द बॉडी दैट रीगेन its original shape and size after the removal of deforming forces are called elastic body and property is called elasticity। यानी अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएंगे, ठीक है। सच बॉडीज आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। एग्जांपल स्प्रिंग, टेनिस बॉल, क्वार्ट्ज फाइबर, मेटल वायर्स, रबर भी लिख सकते हैं। क्वार्ट्ज फाइबर कैन बी कंसीडर्ड एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। ये फिर से एक बार प्लास्टिक बॉडी लास्ट है, इसके बाद प्लास्टिक बॉडी के बारे में कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में, इलास्टिक बॉडी के बारे में ही है। प्लास्टिक बॉडी, द बॉडी दैट डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। जिस शेप में रखेंगे वो उसी शेप में रह जाएंगे, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएंगे। Property is called plasticity. Example: mud, duff, clay, putty can be considered as perfectly elastic, perfectly plastic. तो ये नोट डाउन करो, फिर आगे चलते। अब देखो आगे, अब दोनों है तो एक ही सब्सटेंस, जैसे एटम से बने हुए हैं, पर इनमें ऐसा क्या है कि ये ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आ सकते और ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाते हैं। तो मेन डिफरेंस है दोनों में, देखो इनके एटम के स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। अब ये है स्प्रिंग, ठीक है। आपने इधर से और इधर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और उसको स्ट्रेच कर दिया, ये लगा दिए डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगा के स्ट्रेच किए। तो जब आप जैसे स्ट्रेच करना शुरू करेंगे, अंदर एटम के जो मॉलिक्यूल्स है या जो एटम्स है उनके स्ट्रक्चर की वजह से अंदर डेवलप होंगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इनको दे आर कॉल्ड, अंदर डेवलप हुए ना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस। क्या डेवलप हुए? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस, वो बॉडी को फोर्सेस वापस रिस्टोर करने वाले हैं। और कहां डेवलप हुए हैं? अंदर, स्प्रिंग के अंदर डेवलप हुए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, इनके अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये देखो, ये एक्सटर्नल फोर्स इधर है तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इधर, ये एक्सटर्नल फोर्स इधर है तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इधर, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुए। अब जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्सेस लगाएंगे, हटा लेंगे, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स देखो कहां डायरेक्टेड है? इनिशियल पोजीशन की तरफ। वो स्प्रिंग को वापस अपने इनिशियल शेप और साइज में लेकर आएंगे। जबकि यहां जब आप एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाएंगे डफ को, तो उसके अंदर डेवलप होंगे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, मगर वो इतने कम है, निग्लिजिबल है, कि वो वापस बॉडी को ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं ला पाएंगे। तो यहां इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस आर निग्लिजिबल, बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, ये थोड़ा सा, मैंने बोला ना परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट, थोड़ा सा वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेंगे, बट इतना कम है वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कि दैट डू नॉट ब्रिंग द बॉडी टू इट्स इनिशियल और ओरिजिनल शेप एंड साइज। यहां पे ठीक है, जैसे अपन टेनिस बॉल का एग्जांपल लेंगे, आपने ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ठीक है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस,
ठीक है। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, इनके अपोज में अंदर क्या डेवलप होंगे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो शेप चेंज हो गया, ये एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, ऐसा शेप हो गया, बट अंदर अभी भी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है इसके अपोजिट में, और ये इसके अपोजिट में। जैसे आप ये फोर्सेस हटाएंगे, ये जो दो फोर्सेस है देखो कहां डायरेक्टेड है, इनिशियल पोजीशन की तरफ। तो दे ब्रिंग द बॉडी टू इट्स इनिशियल या ओरिजिनल शेप एंड साइज। अब बोलेंगे सर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, हम कैसे मान ले? करके देखना घर पे। टेनिस बॉल को प्रेस करो, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? क्योंकि अंदर से अपने को एक फोर्स अपोज कर रहा, उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना है, इसीलिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। जबकि डफ आराम से प्रेस हो जाएगा। क्यों आराम से प्रेस हो जाएगा? क्योंकि अंदर से जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है जो मेरे को अपोज कर रहे हैं वो निग्लिजिबल है, कोई अपोजिशन नहीं है, आराम से प्रेस हो जाएगा। अंदर से अपोजिशन है, आराम से प्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये करके देखो घर पे, ट्राई करो। टेनिस बॉल लो, टेनिस बॉल को प्रेस करो, तो उसको प्रेस करने के लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। पर डफ को आराम से आप लोग प्रेस कर लेंगे। इससे पता चलता कि जब आप इलास्टिक बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो अंदर क्या डेवलप हो रहा, अपोजिंग फोर्स, जो अपने अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहा। अपोजिशन है इसलिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको डिफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब यहां डफ को आप आराम से फटाक से डिफॉर्म कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर से कोई अपोजिशन नहीं है, निग्लिजिबल है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो मेन रीजन ये है जिसकी वजह से ये बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाते, जबकि ये बॉडीज अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ सकते। तो याद रखना, व्हाई इलास्टिक बॉडी रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, बिकॉज क्या डेवलप हो रहा है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस। एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस के अपोज में, ये पहला, ये उसके अपोज में, ये दूसरा डिफॉर्मिंग फोर्स, ये उसके अपोज में, दो फोर्स रहेंगे, याद रखना, बैलेंस फोर्स है। तो यहां पे भी दो डेवलप हुए इनके अपोज में। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को ओरिजिनल शेप और साइज में लेके आएंगे, जबकि यहां वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है, निग्लेक्ट कर दो, इतना कम है। Internal restoring force are negligible. चौथा पॉइंट distinguish between the internal restoring force are considerably high. ज्यादा है उनमें internal restoring force, इससे ज्यादा, इसीलिए ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएंगे। समझ में आया? तो याद रखो, जब आप उसको प्रेस कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ट्राई करना उतना ही आर्टिकल पीस बना लो जितना टेनिस बॉल का है। टेनिस बॉल को प्रेस करने की कोशिश करो, आपको डेफिनेटली ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? अंदर से अपने को अपोजिशन के अगेंस्ट फोर्स लगाना है तो डेफिनेटली ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और आप जैसे ही छोड़ेंगे, ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इंटरनल अंदर डेवलप हुए, बॉडी को वापस रिस्टोर करेंगे, इसीलिए उनको बोला है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स हेल्प द बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। प्लास्टिक बॉडी, आटे का उतना पीस लो और उसको प्रेस करो। यहाँ पे दो हाथ से प्रेस करेंगे तो टेनिस बॉल उतना प्रेस नहीं होगा जितना आप आटे को एक ही हाथ से प्रेस कर लेंगे। क्यों? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, जो अंदर से अपोजिशन है वो निग्लिजिबल है, तो सिर्फ आप फोर्स लगाओ और उसका शेप और साइज चेंज कर दो बस। तो ये दोनों में फर्क है। अब पूरे चैप्टर में इलास्टिक बॉडी के बारे में याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही आप लगाएंगे तो वहां क्या डेवलप होगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, वो बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लेके आएगा। जबकि प्लास्टिक बॉडी में वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कैसा है, निग्लिजिबल, यहां ज्यादा है, तो वो डेफिनेटली अपने बॉडी को ओरिजिनल शेप और साइज में लाएंगे। और ये याद रखो, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस। तो ये दोनों सेम रहेंगे, जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो ये याद रखना, ये काम है। एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन। ये एक्सटर्नल फोर्स, ये इंटरनल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स, ये इंटरनल फोर्स। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लेके आएगा। ठीक है? अच्छा, एक चीज याद रखना, उसकी डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है हल्के से, ऐसे नहीं कि इतना स्ट्रेच कर दिया सर अब तो ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आया,
हर इसकी एक लिमिट है, उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर आपने उसकी लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक लिमिट तक ही बढ़ सकते, उससे ज्यादा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स नहीं बढ़ सकते। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होंगे? क्वार्ट्ज फाइबर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलास्टिक बॉडी है। ठीक है, तो याद रखो लिमिट में स्ट्रेच करो, छोड़ो, ओरिजिनल शेप में आएंगे। लिमिट के बाहर स्ट्रेच करेंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएंगे। दैट लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट अगर आपने क्रॉस कर दिया तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएगी। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर है आप, तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल्स टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ये दोनों सेम रहेंगे। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, इंटरनल फोर्स बॉडी को वापस ओरिजिनल शेप और साइज में लेके आ जाएगा। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, देखो यहां तक। तो ये वीडियो अच्छे से देखना, इसके बाद अब आगे का कंटिन्यू करेंगे। अब पूरे इसमें इलास्टिक बॉडी के बारे में ही है, देख लो। और ये याद रखना, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों इक्वल है, मगर कब तक? इसकी डेफिनेशन बाद में लेंगे, सॉरी, पर कॉन्सेप्ट याद रखो, ये वो लिमिट है जिससे आगे अगर आप गए तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए। ठीक है, वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आएंगे, क्योंकि परफेक्ट बॉडी नहीं है, एक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट। उसको अगर आपने क्रॉस कर लिए तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ये फोर्स कम हो जाएगा, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं आएगी। तो अगर आप इलास्टिक लिमिट में है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अपन इलास्टिक लिमिट ही रखेंगे अभी पूरे चैप्टर में, और ये याद रखना कि अगर विद इन इलास्टिक लिमिट है आप लोग, तो जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही अंदर क्या डेवलप होगा? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। इसके अपोज में ये, इसके अपोज में ये दो एक्सटर्नल फोर्स, ये दो इंटरनल फोर्स। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, बॉडी वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में है। तो याद रखना, व्हाई इलास्टिक बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज? बिकॉज़ ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस। व्हाई प्लास्टिक बॉडी डू नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज? बिकॉज़ ऑफ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। यहां ज्यादा है, वहां नेग्लिजिबल। तो इलास्टिक बॉडी में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है जो अंदर डेवलप हो रहे हैं, वही बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों याद रखो। अब आप पूरे चैप्टर में इलास्टिक बॉडी के बारे में, तो ये इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी का डिफरेंस अच्छे से याद रखना। इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन आएगी बाद में, वो लेंगे। तो लिमिट के अंदर अगर स्ट्रेच करना है, हर बॉडी की लिमिट अलग रहेगी। क्वार्ट्ज फाइबर की लिमिट सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलास्टिक, और रबर की लिमिट सबसे कम। ठीक है, तो याद रखो इलास्टिक लिमिट के अगर अंदर है तो ये याद रखना, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज इक्वल्स टू इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस। तो इलास्टिक बॉडी में यही मेन है कि उनमें इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होते हैं, प्लास्टिक बॉडी में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होते हैं, मगर निग्लिजिबल, निग्लेक्ट करते, इतने कम है, इसीलिए प्लास्टिक बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आते, जबकि इलास्टिक बॉडी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएंगे। और याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स दोनों सेम रहेंगे, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो ये याद रखना, डायरेक्शन देखा, ये एक्सटर्नल फोर्स इधर, ये इंटरनल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स, ये इंटरनल फोर्स। जैसे ही आप ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स यहां से हटा देंगे, ये वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है जो बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में लेकर आएंगे। तो अब अपन पूरे चैप्टर में इलास्टिक बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये अच्छे से देख लें फर्क।